चलिए इसी में आगे चलते हैं मानव की दूसरी विकृतियों में। अब बात करते हैं हम जीव विनिमय के प्रकार की। कल तक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जीव विनिमय क्या होता है, कहां पर किया जाता है। आज इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रकार है एकल जीव विनिमय। एकल जीव विनिमय एकल जीव विनिमय से तात्पर्य है कि जब जीव विनिमय की क्रिया में केवल एक जोड़ी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीव विनिमय की क्रिया होती है, अर्थात एक काइल मेटा बनता है, जिसे एकल जीव विनिमय कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं एकल जीव विनिमय की क्रिया में केवल एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भाग लेता है तथा एक ज्ञात मेटा बनता है। मेटा बनता है, तो ये कहलाती है एकल जीव विनिमय। दूसरा है हमारा दोहरा जीव विनिमय। दोहरा जीव विनिमय का मतलब है दो या दो से अधिक जीव विनिमय की क्रिया में जीव भाग लेते हैं। दो या तीन जीन्स जीव विनिमय की क्रिया में भाग लेते हैं, तथा दो या तीन ज्ञात मेटा बनते हैं। यानी कि जीन विनिमय की क्रिया में दो जीन भाग लेते हैं तथा दो या तीन काइल मेटा बनाए जा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोहरा जीन विनिमय। तीसरा है बहुजीन विनिमय। बहुजीन विनिमय जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि यानी कि दो से अधिक जीन के मध्य अगर विनिमय की क्रिया हो तो इसे हम बहुजीन विनिमय कहते हैं। जब दो से अधिक जीन्स के मध्य विनिमय की क्रिया हो तो इसे बहुजीन विनिमय कहते हैं। तथा दो से अधिक चार मेटा बनते हैं।
ख्याल बेटा क्या होते हैं वो आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि गुणसूत्र पर वे स्थल जहां से गुणसूत्रीय खंड एक दूसरे को काटते हैं क्याज्मा कहलाते हैं, जो कि गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करते हैं कि क्याज बेटा कितने बनाए जाएंगे। एकल जीन विनिमय की क्रिया में क्या होता है कि एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जोड़ा लेंगे हम, कैपिटल बी स्मॉल बी जीन इन पर उपस्थित है। यदि इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर कराया जाएगा जीन विनिमय कराया जाए ये कैपिटल बी बी स्मॉल बी, ये कैपिटल बी ये स्मॉल बी, ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। तो यहाँ पर एक सिंगल टाइप बेटा बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे एकल जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय। अब मान लीजिए यदि ए बी सी डी ई और एफ जीन उपस्थित है क्रोमेटिड पर, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स जीन उपस्थित हैं दूसरे पर। तो ये दोनों हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यदि इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो जीन विनिमय की क्रिया हो और जीन विनिमय की क्रिया में केवल दो जीन्स के मध्य जीन विनिमय की क्रिया संपन्न हो, ई एफ बी सी डी और ये ए, और जीन विनिमय की क्रिया यहां से हो, एक दो तीन चार, ये पांच और ये छह। तीन चार और पांच और ये छह। तो और क्या बेटा दो स्थानों पर हमको प्राप्त हों,
ए बी सी डी ई और एफ। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। तो यहां पर 2 क्या बन रहे हैं? क्या बेटा? और संयोजन के रूप में हमको प्राप्त होगा ए बी तीन, 4 ई एफ। दूसरा संयोजन हमको प्राप्त होगा एक, दो, सी डी और 5, 6। तो इसे हम कहेंगे दोहरा जीन विनिमय। लेकिन यदि क्रॉसिंग ओवर 2 से अधिक हो रहे हों तो इसे कहेंगे बहुजीन विनिमय। यानी कि 2 से अधिक क्या डेटा को प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे जीन है, जिसे हमने डॉट से क्रोमेटेड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। ये दूसरा इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है जिसमें कई सारे जीन उपस्थित हैं। यदि इनके मध्य जीन विनिमय कराया जाए क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर 1 से अधिक स्थानों पर हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से अधिक क्रियात्मक बनाए जा रहे हैं। 1, 2, 3 और ये 4। क्या दिया? तो हमको नया संयोजन प्राप्त होगा एक, 2, 3, 4। तो इसमें हम कहेंगे बहुजीन विनिमय। बहुजीन विनिमय कहलाता है। तो इस प्रकार से हम एकल जीन, दोहरा जीन और बहुजीन वंशागति को समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं जीन विनिमय के लक्षण कि जीन विनिमय कब होता है, इसकी क्या विशेषता है और इसके महत्व क्या है, उसे जानने के लिए हम बात करते हैं जीन विनिमय के लक्षणों की। तो जीन विनिमय के लक्षणों की बात कर रहे हैं तो पहले जानेंगे जीन विनिमय के लक्षण। तो जीन विनिमय का पहला लक्षण है कि जीन विनिमय की क्रिया युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जबकि युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक जनन की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेजिंग अवस्था में होती है। पैकेजिंग अवस्था में होती है। जीन विनिमय के समय नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय द्वारा विभिन्नताओं का विकास होता है। विभिन्नताओं का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं जीन विनिमय द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जीन विनिमय खुद विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि लैंगिक जनन के द्वारा युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पैकेजिंग अवस्था में की जाती है। जीन विनिमय गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी हम कह सकते हैं जीन विनिमय समानुपाती गुणसूत्र की लंबाई, यानी कि गुणसूत्र की लंबाई जितनी अधिक होगी जीन विनिमय की दर भी उतनी ही अधिक होगी। अब बात करते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। यहाँ पे आपका जीन विनिमय खत्म होता है। अब बात करते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति।
कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग सहलग्न संचार में होता क्या है कि नर तथा मादा दोनों में एक एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नरों में एक्स वाई यानी कि विषम युग्मजीय अवस्था में लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जबकि मादा पशुओं के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि सम युग्मजीय अवस्था में लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो होता क्या है, युग्म गुणसूत्रों पर अनेक जीन उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर अनेक जीन उपस्थित होते हैं जो कि लक्षणों की जो कि शारीरिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि वे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। तथा इनकी वंशागति यानी कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। लिंग सहलग्न जीन इनकी वंशागति लिंग सहलग्न वंशागति कहलाता है। तथा इनके द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि वर्णांतर कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांतता इसमें होता क्या है कि सामान्य स्थिति में नरों के अंदर एक्स वाई और मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि वर्णांतता का अप्रभावी कारक हमेशा एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, जबकि वो सदैव एक्स गुणसूत्र पर होगा यदि वो नर के अंदर है, तो पुरुष रोगी होगा वर्णांतता का। यदि मादा के अंदर ये समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है तो मादा सदैव इसकी वाहक रहती है। जैसे वाहक मादा। तो सामान्य नर का यदि वर्णान महिला के सामान्य स्त्री का यदि वर्णान पुरुष के साथ क्रॉस कराया जाए, सामान्य स्त्री का हमने क्रॉस करा दिया
वर्णांध पुरुष के साथ। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक्स एक्स का क्रॉस करा दिया हमने वर्णांध पुरुष के साथ, तो इसमें से एक्स गुणसूत्र और इसमें से दो गुणसूत्र प्राप्त होंगे, एक्स सी और वाई। इस स्थिति में अगर मादा संतान उत्पन्न होती है तो वो होगी एक्स सी एक्स, यानी कि वर्णांध स्त्री, और इस स्थिति में प्राप्त होता है सामान्य पुरुष। ठीक, अगर यदि वर्णांध स्त्री का क्रॉस सामान्य नर के साथ करा दिया जाए तो हमें निम्न प्रकार संततियां प्राप्त होती हैं, यानी कि सामान्य महिला और वर्णांध पुरुष को प्राप्त होता है। ठीक, और लेकिन संलग्नता में कलर ब्लाइंडनेस का जीन सदैव एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और मादा स्त्री वाहक बनी रहती है। मादा सदैव वाहक बनी रहती है। इसी प्रकार से एक दूसरा रोग है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग सबसे पहले ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ में देखा गया था और उसके होने वाली संततियों के अंदर भी यही रोग देखा गया। और हीमोफीलिया में होता क्या है कि हीमोफीलिया एक सहलग्न जीन है जो कि मादा के या नर के एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है। अगर समयुग्मज अवस्था में यह उपस्थित है तो मादा इसकी वाहक रोगी रहेगी, और यदि मादा विषम युग्मज अवस्था में है तो मादा इसकी सदैव वाहक बनी रहेगी और समयुग्मज स्थान पर मादा रोगी रहेगी। होता क्या है, दूसरा है अपना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या है, पहली बात तो हीमोफीलिया का जीन एक्स गुणसूत्र पर सहलग्न रहता है। यदि मादा इस अवस्था में है एक्सएस एक्सएक्स तो रोगी होगी, और यदि मादा इस अवस्था में है तो वाहक बनी रहेगी। यदि नर के अंदर यह अवस्था उपस्थित है तो नर सदैव रोगी नर होगा, और इस रोग की वाहक सदैव मादा होती है। हीमोफीलिया की वाहक मादा होती है। यदि सामान्य नर का संकरण वाहक मादा के साथ कराया जाए उस स्थिति में होगा क्या, ये सामान्य पुरुष हो गया और ये हीमोफीलिया से ग्रसित मादा हो गई,
तो नर में दो प्रकार के हार्मोन प्राप्त होते हैं, एक तो एक्स गुणसूत्र वाले और दूसरे वाई गुणसूत्र वाले। मादा में भी दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, हीमोफिलिया युक्त और हीमोफिलिया रहित। यदि इसका संकरण इसके साथ कराया जाए तो एक्स यानी कि वाहक मादा, यदि इसके साथ इसका कराया जाए तो सामान्य मादा, यदि इसके साथ इसका कराया जाए तो रोगी नर, रोगी, और इसकी हो जाएगी मृत्यु। यदि इसका इसके साथ क्रॉस कराया जाए तो सामान्य नर। हीमोफिलिया की स्थिति में होता क्या है कि इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता और रक्त का स्राव निरंतर चलता रहता है और इस अवस्था में नर की मृत्यु हो जाती है। यदि मादा इस अवस्था में होती है तो मादा की भी मृत्यु, इस अवस्था में होने पर मादा की मृत्यु हो जाती है समयुग्मज अवस्था में होने पर। तो यह है अपना दूसरा उदाहरण, जिसे हीमोफिलिया कहते हैं। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार आकृति की हो जाती है, सिकल सेल की हो जाती है, हंसियाकार आकृति की हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और सामान्य स्थिति में क्या होता है, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, होता क्या है कि सामान्य स्थिति में जी इसका कॉम्प्लीमेंट होता है सी थायमीन साइटोसिन डीएनए। ये अपना सामान्य डीएनए है। इस स्थिति में जो आरएनए बनेगा वो होगा ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, और ये बनाता है ग्लूटामिन, अमीनो एसिड, जो कि हेमोग्लोबिन के छठे बीटा चेन में छठे अमीनो एसिड में परिवर्तन होता है। ये 6th अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। यदि इसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन के कारण थायमीन के एडेनिन के स्थान पर थायमीन आ जाता है और थायमीन के स्थान पर एडेनिन आ जाता है। ग्वानिन, थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, और इसमें परिवर्तन होने से यहां पर संयोजन प्राप्त होता है ग्वानिन, यूरेसिल, ग्वानिन।
इस स्थिति में ये वेलिन अमीनो एसिड बनाता है। ये वेलिन अमीनो एसिड को नियंत्रित करता है, यानी कि ये उत्परिवर्ती प्रोटीन है। जिसके कारण से हमारी आरबीसी शीशा के आकार की हो जाती है। तो ये है मानव में होने वाली दो सूत्रीय विकृतियां, और बाकी की बात हम अगले लेक्चर में करते हैं।